ओके सो जैसे हमने लास्ट क्लास में समझा था कि बेल्ट ड्राइव एंड गियर ड्राइव का बेसिकली जो पर्पस होता है, गियर ड्राइव में क्या होता है, पॉजिटिव ड्राइव हम उसे बोलते हैं। ऐसे ही बेल्ट ड्राइव को अगर हम देखें तो हम उसे स्लैक ड्राइव बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने बात कर दी। साथ ही अब हम बात करते हैं जो हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि किस तरह से बेल्ट एक तरह से पुली के ऊपर ओवरलैप करती हुई दूसरी पुली के ऊपर जाती हुई फिर फाइनली उसी पुली पर आती है। ठीक है, तो बेल्ट का जो अरेंजमेंट था वो हमने लास्ट क्लास में समझ लिया था। ठीक है, उसी से रिलेटेड मोस्ट पॉसिबल अरेंजमेंट की हम बात कर रहे हैं, जो कि बेसिकली बेल्ट ड्राइव के अंदर हम देख के चलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं आपसे मोस्ट पॉसिबल अरेंजमेंट, जैसे कि लास्ट क्लास में बात हुई थी, ठीक, तो उसी के सेंस में यहाँ पर अगर मैं ऐसे कहता हूँ कि एक आपके पास सिस्टम ये है, ठीक है, और एक आपके पास ये है, ठीक है, तो यहाँ अगर मेरे पास बेल्ट ये है, ठीक है, इसके ऊपर से यहाँ पर एक बेल्ट ऐसे पास कर, तो मोस्ट पॉसिबल अरेंजमेंट के हिसाब से जैसे कि हमने लास्ट क्लास में समझा था क्या कि यहाँ पर अगर हम ड्राइवर को रोटेशन देते हैं, ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले हमने क्या किया, ड्राइवर को एक पावर दी। ठीक है, पावर जिसको गिवन है, पावर सबसे पहले हमने ड्राइवर को दी। ड्राइवर को पावर देते हैं तो ये सबसे पहले रोटेट करेगा, समझो इस चीज को, ड्राइवर रोटेट करेगा। जैसे ही ड्राइवर रोटेट करेगा तो ड्यू टू फ्रिक्शन ये जो बेल्ट का ये वाला पार्ट है इसको ये इधर की ओर खींचेगा। ठीक है, ड्यू टू फ्रिक्शन ये इसको इधर की ओर खींचेगा। अगर बेल्ट में एंड पुली में फ्रिक्शन होगा ही नहीं तो ये सिर्फ और सिर्फ पुली घूमती रह जाएगी, बेल्ट बिल्कुल भी रोटेट नहीं करेगी। ड्यू टू फ्रिक्शन आप इस चीज को इस तरह से सोच सकते हैं कि इसमें कुछ ग्रुप्स हैं। ठीक है, ग्रुप्स एक्चुअल में नहीं बट फ्रिक्शन भी आपको याद होगा कि फ्रिक्शन की जब बात करते हैं तो उसमें हम इस तरह की एक एनालिसिस देते हुए चलते हैं कि फ्रिक्शन हमेशा जब भी होता है सरफेस क्या होंगी, रफ होंगी। ठीक है, तो रफ के बीच में ही फ्रिक्शन होता है, तो यहाँ पर रफ सरफेस है ऑफ द पुली एंड रफ सरफेस ऑफ द बेल्ट। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में जो ये फ्रिक्शन आ रहा है, ठीक है, उसकी वजह से ही पावर ट्रांसमिट हो रही है जो कि पुली पर आ रही थी ड्यू टू शाफ्ट जो कि है मोटर की। ठीक है, तो मोटर की शाफ्ट की वजह से ड्राइवर पर एक पावर आ रही है जिसकी वजह से रोटेट कर रहा है, और यही रोटेशन ये किसको प्रोवाइड कर रहा है, इस बेल्ट को, विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो अब खुद सोचिएगा कि अगर मैं यहाँ पर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, किसका, सिर्फ और सिर्फ इस वाले पर्टिकुलर बेल्ट का, तो बेल्ट ऑटोमेटिकली जैसे हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि बेल्ट जो होती है, यहाँ पर अगर बेल्ट आप इस तरह से इमेजिन कर रहे हो कि यहाँ कुछ भी दूसरी पुली नहीं है, एक बेल्ट इसके ऊपर ऐसे ही रखी हुई है ऐसे, तो यहाँ पर क्या उसके अंदर कोई टेंशन वगैरह आएगी नहीं, क्योंकि अगर ये रोटेट कर रही है तो इसी के साथ में ये भी रोटेट करना शुरू कर देगी। अगर फ्रिक्शन अच्छा है तो ये सिंपल रोटेट करना शुरू कर देगी, इसमें कहीं पर भी स्ट्रेस नहीं आएगी। इस सेंस में अगर मैं सेंट्रिफुगल स्ट्रेस वगैरह को भी साइड कर देता हूँ तो कोई सी भी स्ट्रेस नहीं आ रही है, क्योंकि ये सिर्फ रोटेट कर रही है, इसके साथ ये रोटेट कर रही है। बट अगर आप इसमें एक पुली लेके आके रख दो अपने माइंड में, एक पुली लेके आओ और उस पुली को यहाँ तक लेके आ जाओ, इस तरह का अरेंजमेंट बना दो, समझ लो, इस पुली को लेके आए ऐसे लेके जाके इस तरह का अरेंजमेंट कर दिया, इसका इसके साथ में पुली के साथ में बेल्ट का ऐसा अरेंजमेंट है। तो अब बेल्ट पर क्या होगा, इस पुली की वजह से क्या हो रहा है, सेंटर डिस्टेंस है, शाफ्ट है यहाँ पर, वहां बेयरिंग की हेल्प से एक सपोर्ट दिया जा रहा है, और पुली पर क्या आ रही है, सॉरी बेल्ट पर क्या आ रही है, टेंशन। ठीक है, तो बेल्ट को खींचा जा रहा है किसकी हेल्प से, इस पुली की हेल्प से। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर जो हम रोटेशन दे रहे हैं उसमें एक इनिशियल टेंशन हमने पहले प्रोवाइड की। विदाउट एनी इनिशियल टेंशन आप स्ट्रेसेस और आप पावर ट्रांसमिट नहीं कर सकते हो बेल्ट में। विदाउट एनी इनिशियल टेंशन आप पावर ट्रांसमिट नहीं कर सकते हो बेल्ट में, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इस बेल्ट के बारे में देखता हूँ तो जो हमारे पास पावर है, ठीक है, वो इसके थ्रू जा रही है, बेल्ट के थ्रू, इस वाली पुली में। ठीक है, तो यहाँ पर जितना ज्यादा टेंशन होगा, जितना ज्यादा इसको रोटेट कराएंगे, जितना ज्यादा इसमें टेंशन होगा उतना ही बढ़िया। ठीक है, जितना ज्यादा इसमें टेंशन होगा उतना ही बढ़िया, क्योंकि ये इस चीज को जल्दी से रोटेट करा देगी। याद रखिएगा, पुली की वजह से बेल्ट नहीं रोटेट कर रही, यहाँ पर पावर कैसे जा रही है, यहाँ पर इस पुली से पावर जा रही है बेल्ट में, समझो, इस पुली से पावर जा रही है बेल्ट में, फिर यहाँ पर इस बेल्ट से पावर जा रही है पुली में। ठीक है, तो यहाँ जो साइकिल है वो कैसे बनती है, पावर की जो साइकिल है, ड्राइवर से जा रहा है पुली में, सॉरी ड्राइवर से जा रहा है यहाँ पर बेल्ट में। ठीक है, और बेल्ट से जा रहा है फिर ड्रिवन में, इसे हम क्या बोल सकते हैं, ड्रिवन। ठीक है, तो ये हमारी साइकिल है पावर की। ठीक है, उसके बाद हमें शाफ्ट घूम गई, वो शाफ्ट घूमने के बाद हमने मशीन को चला दिया अपने पर्पस के हिसाब से। ठीक है, दिस इज द मशीन सिंपल। ठीक है, तो ये भी हमारा खुद ही है अपना एक अरेंजमेंट है जो कि मशीन के इनपुट एंड आउटपुट से रिलेट कर रहा है, इसके अरेंजमेंट।
दीज आर द मशीन एलिमेंट्स, जैसे बेल्ट वगैरह मशीन एलिमेंट, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो मोस्ट पॉसिबल अरेंजमेंट के लिए आप अगर ड्राइवर को, आप जरा समझिएगा इस चीज में कि अगर मैं यहाँ पर इस फिगर को अगर मैं यहाँ पर ऐसे देखता हूँ, व्हाट इज दिस, वही अब देखिएगा, जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्या है, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये मेरे पास ड्राइवर है, तो ड्राइवर हमारा इस तरह से मोशन में है, दिस इज ड्राइवर, और मोशन है हमारे पास ऐसे क्लॉकवाइज, तो ड्रिवन कैसे घूमेगा, ऐसे, दैट इज द आल्सो क्लॉकवाइज, बट याद रखिएगा ड्राइवर की तरफ से टेंशन जो होगी वो किस साइड में ज्यादा होगी, दैट इज इन दिस साइड, फर्स्ट पार्ट, जिसे हम बिलो पार्ट बोल रहे हैं, ठीक है, दिस इज द अपर पार्ट, ठीक है, तो जो बिलो पार्ट है उस पर टेंशन क्या है, ज्यादा है, और यहाँ पर ये खिंचाव ज्यादा है, जबकि यहाँ क्या होगा, जैसे घूमेगा तो इधर क्या आएगी, स्लैक साइड, यहाँ पर क्या आएगी, स्लैक साइड, यहाँ पर क्या होगी, टाइट साइड, ठीक है, ये इस तरह से समझो, दिस इज द स्लैक साइड, दिस इज द टाइट साइड, अगर ये ड्राइवर है, ठीक है, अगर ये ड्राइवर, जैसे लास्ट क्लास में बात की थी कि ड्राइव जो टाइट साइड होती है वो क्या होती है, ड्राइवर की इनपुट, एंड जो टाइट साइड होती है उसकी दूसरी डेफिनेशन है कि जो लीविंग साइड है ऑफ द ड्रिवन, लीविंग साइड ऑफ द ड्रिवन वो टाइट होती है, या एंटरिंग साइड ऑफ द ड्राइवर वो टाइट होती है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम यहाँ की बात करें तो इसमें अगर मेरा ड्राइवर है और इस ड्राइवर की मैं रोटेशन ऐसे लेके चलता हूँ, इस ड्राइवर की रोटेशन ऐसे लेके चलता हूँ, तो राइट साइड हमारी कौन सी होगी, अपर, है ना, एंड स्लैक साइड कौन सी होगी, लोअर, है ना, विद द डेफिनेशन ऑफ यस्टरडे क्लास, क्लियर, ठीक है, कि ड्राइविंग की तरफ जाते हुए राइट साइड होता है, ड्रिवन से लीव करते हुए राइट साइड होता है, ठीक है, अगर ये ऐसे रोटेट करेगा तो ये वाला कैसे रोटेट करेगा, ऐसे, क्लियर, ऐसे अगर मैं यहाँ पर ये लेके चलता हूँ ड्राइवर इस साइड वाला, ठीक है, तो ये अगर ड्राइवर है, समझो जरा इसको, अगर ये ड्राइवर है तो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पर ये चीज क्या है, मेरी टाइट साइड, ठीक है, और ये चीज क्या है, मेरी स्लैक साइड, ठीक है, ये मेरा ड्राइवर ड्रिवन हो गया, ये भी ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट फर्दर, अगर ये मेरा ड्राइवर है और मैं रोटेशन दे रहा हूँ इसे ऐसे, समझो इसको, ड्राइवर इस साइड लगा हुआ है, रोटेशन दे रहा हूँ मैं ऐसे, तो क्या होगा कि ये जब रोटेशन ऐसे करेगा तो राइट साइड होगी ये वाली, ठीक है, एंड स्लैक साइड होगी लीविंग ऑफ द ड्राइवर, ठीक है, ये वाली, ठीक। अब बताइए यहाँ पर जैसे हमने लास्ट क्लास में समझा था, जितनी ज्यादा टेंशन होती है वो बेसिकली इसके बेसिस पर होती है कि यहाँ भाई देखो, फ्रिक्शन जितना ज्यादा अच्छा होगा उतनी ही पावर अच्छे ट्रांसमिट होगी, फ्रिक्शन ज्यादा होने के लिए जितना ज्यादा वो ग्रिप करेगा, जितना ज्यादा बेल्ट पुली को ग्रिप करेगा उतना अच्छा, अगर बेल्ट पुली को ज्यादा ग्रिप कर रहा है तो इस वर्डिंग को ऐसे समझो सिंपल, ठीक, अगर बेल्ट पुली को ज्यादा ग्रिप कर रहा है तो ये जो कॉन्टैक्ट एंगल है ये भी ज्यादा होना चाहिए, तो इसमें क्या है, जब स्लैक होगा तो स्लैक का मतलब क्या होगा कि ये जो आपके पास ये बेल्ट है ये कुछ ऐसे होके जाएगी, है ना, बेल्ट जो है वो कुछ ऐसे होके जाएगी, इसका मतलब ये जो ग्रिप है वो ज्यादा है या कम है, ये जो ग्रिप है वो ज्यादा है ना, साफ दिख रहा है आपको, ये जो यहाँ पर ग्रिप बन के आ रहा है वो ज्यादा बन के आ रहा है, अगर नीचे वाला टाइट है और ऊपर वाला स्लैक है,
ठीक है। बट अगर इसी अरेंजमेंट में मैं यहाँ पर इस वाले फिगर में देखता हूँ तो क्या होता है, इसी अरेंजमेंट में अगर मैं यहाँ पर रोटेशन अपोजिट करके यहाँ देखता हूँ तो क्या होता है कि जो मेरी ये ग्रिप है स्लैक साइड वो यहाँ से ऐसे आएगी, स्लैक साइड है वो यहाँ पर ऐसे आएगी। इसका मतलब जो ये ग्रिप है, ये ग्रिप कैसी हो गई है, कम। ये ग्रिप कैसी हो गई है, कम। ठीक है, ये जो ग्रिप वाला एरिया है यहाँ से यहाँ तक का, ये जो ग्रिप है ये वाली हो गई है कम यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि पावर ट्रांसमिट इस वाले अरेंजमेंट में कम होगी एज कंपेयर टू दिस। एज कंपेयर टू दिस इस अरेंजमेंट में पावर ट्रांसमिट कम होगी। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर देखें कि ड्राइवर इस साइड है, ठीक है, तो ड्राइवर इस साइड है ऐसे जा रहा है, जो स्लैक साइड है वो नीचे है, इसका मतलब स्लैक साइड जाएगी कुछ ऐसे, स्लैक साइड जाएगी कुछ ऐसे। अब उम्मीद है आप इसका आंसर दे सकते हो कि इसमें जो हमारे पास ड्राइवर का कॉन्टैक्ट एरिया है वो कम हो चुका है, इसका मतलब फ्रिक्शन की ग्रिप कम है, तो यहाँ पर जो पावर ट्रांसमिट है इस पुली की तरफ, ड्रिवन की तरफ, वो कम होगी, यहाँ पर होगी लेस। ठीक है, और जबकि यहाँ पर क्या होगी, मोर। क्यों? क्योंकि स्लैक साइड है ऊपर वाली, और अगर स्लैक साइड हमारी ऊपर वाली है तो यहाँ पर स्लैक साइड ऐसे जा रही है। ठीक है, मतलब ज्यादा ग्रिप करके लेके जा रही है। तो ग्रिप एरिया यहाँ पर कौन सा मिल रहा है हमें, देखिएगा ध्यान से, ग्रिप एरिया यहाँ से यहाँ तक का मिल रहा है ऐसे। ठीक है, तो जब ग्रिप एरिया बढ़ रहा है इसका मतलब यहाँ पर पावर क्या हो गई, मोर ट्रांसमिट। ठीक है, यहाँ पर लेस और यहाँ पर मोर। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हमारे मोस्ट पॉसिबल अरेंजमेंट होते हैं बेल्ट ड्राइव के वो कौन कौन से बेस्ट होंगे, जो मोर वाले हैं। तो इसलिए ये और ये याद रखिएगा कि जब भी ड्राइवर आप चाहे राइट में लगाओ चाहे लेफ्ट में लगाओ, ठीक है, रोटेशन अगर ऐसा है वो बेटर है एज कंपेयर टू दिस, रोटेशन अगर ऐसा है तो वो बेटर है एज कंपेयर टू दिस, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो कौन से अरेंजमेंट हमारे यूज होंगे, फर्स्ट एंड फोर्थ। कौन से यूज होंगे, फर्स्ट एंड फोर्थ। सेकेंड एंड थर्ड को हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ इज यूजफुल एंड सेकेंड एंड थर्ड को हम यूज नहीं करते हैं। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं हम टाइप ऑफ बेल्ट ड्राइव की तरफ। टाइप ऑफ बेल्ट ड्राइव में हमारे पास इंपॉर्टेंट बेल्ट ड्राइव होती है 5 टाइप से, जैसे कि फर्स्ट वाली थी ओपन बेल्ट ड्राइव। ओपन बेल्ट ड्राइव क्या होती है, इस चीज को समझिएगा। ओपन बेल्ट ड्राइव की अगर हम बात करें, सिंपल, जहां पर used when two parallel shafts are rotating in same direction, like, ठीक है, rotating in same direction। अगर हमने मान लीजिए एक पुली ये ली है और दूसरी पुली मान लीजिए ये ली, इसको एक को हमने बोला ड्राइवर, एक को बोला ड्राइवर। अगर मैं रोटेशन ऐसे दे रहा हूँ, अभी मैंने समझाया मोस्ट पॉसिबल अरेंजमेंट कौन सा होगा। अगर मैं इस तरह से इसमें अरेंजमेंट में ऐसे दे रहा हूँ, ऑब्वियसली ड्राइवर अगर लेफ्ट में है तो मुझे रोटेशन किधर की ओर देना होगा, इस डायरेक्शन में, जिससे कि हमारी पावर ट्रांसमिशन अच्छे बन जाए। जैसे फर्स्ट डायग्राम जो मैंने 4 डायग्राम बनाए थे उसमें फर्स्ट डायग्राम में, ठीक है, तो ओपन वेल ड्राइव में क्या होगा, अगर रोटेशन ये है तो इसमें भी रोटेशन ये वाला ही है, पैरेलल शाफ्ट में रोटेटिंग इन सेम डायरेक्शन, ये आपको दिख रहा है। दिस इज द सिंपल ओपन वेल ड्राइव। ठीक है, ये किसके एग्जांपल हैं, ये हम लेके चल रहे हैं फ्लैट वेल ड्राइव। ये हम एग्जांपल किसके लेके चल रहे हैं, फ्लैट वेल ड्राइव। फ्लैट बेल्ट का मतलब होता है कि वो बेल्ट जिसका क्रॉस सेक्शन ऐसा हो, रेक्टेंगुलर स्क्वायर टाइप से। फ्लैट बेल्ट क्या होता है, जिसका क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगल टाइप से हो, वो बेल्ट का ओपन सिस्टम है ये वाला, उस बेल्ट का ओपन सिस्टम है ये वाला। क्लियर हो रहा है? ठीक है, और अगर इसी बेल्ट का मैं क्रॉस सिस्टम देख के जाता हूं तो इसी बेल्ट का क्रॉस सिस्टम हो जाएगा ये वाला। फ्लैट बेल्ट का इस अरेंजमेंट में ही, मान लेते हैं इस अरेंजमेंट में ही जो इसका क्रॉस अरेंजमेंट होगा दैट विल बी दिस टाइप। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा इसका क्रॉस अरेंजमेंट। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा क्रॉस अरेंजमेंट। क्लियर है? दिस इज द क्रॉस अरेंजमेंट। क्या हो रहा है कि हमारे पास एक पुली है, ठीक है, और उस पुली पर आपको ये देखने वाली चीजें यहाँ पर कि अगर हम इसका टॉप व्यू देखें तो टॉप व्यू इसका कैसा दिखेगा, ये एक पुली हो गई, ठीक है, और ये एक पुली हो गई। ठीक है, इस पर जो बेल्ट है वो कुछ इस तरह से आ रही होगी, इस पर जो बेल्ट है वो कुछ इस तरह से आ रही होगी, ऐसे निकलती हुई ये बेल्ट बैक साइड में, यहाँ पर ये बेल्ट इस तरह से आती है बैक साइड से, तो यहाँ से निकलती हुई आएगी ऐसे।
ठीक है। ऐसे ही ये चीज फिर यहाँ से आएगी, ऐसे निकल के फिर ऐसे ही यहाँ पर देखिएगा, जो ये ऊपर वाला पार्ट है वो ऐसे आके फिर ये जाके फिर बैक से ये बैक से, ये बैक से ये फ्रंट से, ये बैक से ये फ्रंट से। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं यहाँ पर इस चीज को देखता हूँ तो ये मान लीजिए ये इस तरह से बैक से आ रहा है, फिर ये फ्रंट से, फिर ये बैक से, फिर ये फ्रंट से। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज अगर बैक से आ रही है तो ये वाली चीज कैसे आ रही है? फ्रंट से। ठीक, ये चीज अगर ऐसे आ रही है तो ये चीज किस में आ रही है? फ्रंट से। ठीक है, ये अगर बैक से यहाँ से निकल के ऐसे बैक, ये वाला पार्ट अगर बैक से है तो ये बैक से ऐसे जाएगा, फिर ये फ्रंट से निकल के आएगा। ठीक है, ये चीज क्या आएगी? फ्रंट से निकल के। ठीक, बात क्लियर है? ये चीज आएगी फिर से फ्रंट से, फिर ये बैक से जाएगा, फिर ये फ्रंट से आएगा। ठीक, तो ये अरेंजमेंट यहाँ पर आपको ऐसे देखना है। ठीक है, ये अरेंजमेंट यहाँ पर आपको ऐसे देखना है। ये आपस में यहाँ क्लोज नहीं होती है, चीज याद रखिएगा हमेशा। अगर ये चीज यहाँ से बैक से जा रही है तो ये वाला जो है ये बैक साइड में ऐसे रहेगा और ये फिर आके यहाँ से फ्रंट जाएगा। ठीक है, तो बैक वाली जो चीज है वो बैक से जा रही है और फ्रंट वाली चीज फ्रंट से आ रही है। ठीक है, इसका मतलब ये एक दूसरे क्लोज नहीं कर रही है। क्लोज का सेंस यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। बात क्लियर हो रही है? ठीक है, तो ये हमारा सेंस यहाँ पर कुछ ऐसा बनता है। ठीक, तो दिस इज द क्लोज सेंस, दिस इज द क्लोज सेंस यूज्ड, close belt drive used when two parallel shafts are rotating in opposite direction। ठीक है, are rotating in opposite direction। यहाँ पर डायरेक्शन क्या हो गई? यहाँ पर इनकी अपोजिट। एक डायरेक्शन ये है तो एक डायरेक्शन ये हो गई। अगर रोटेशन ऐसे जा रहा है तो ये वाली चीज कैसे घूमेगी? ऐसे। बात क्लियर है? ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है जो हमारे पास, दैट इज द कंपाउंड ड्राइव। कंपाउंड ड्राइव टू ऑब्टेन हायर स्पीड रिडक्शन। कंपाउंड ड्राइव क्या होती है? जैसे कि हमने लास्ट क्लास में समझा था, जो हमारे पास कंपाउंड गियर होता है, ठीक है, उसी के सेंस में हमने कंपाउंड ड्राइव की बातें करते हैं। ठीक है, कंपाउंड ड्राइव क्या होती है उसको जरा अच्छे से समझो। क्या कि जैसे कि अगर ये चीज मैंने यहाँ पर ऐसे दिखाया, क्या कि एक आपके पास पुली ये रही, ठीक है, इसको आप टॉप व्यू से ही अच्छे से समझोगे। एक पुली ये है, ठीक है, फिर इस पुली पर ही ये पुली दूसरी माउंटेड है, ठीक है, और ये पुली यहाँ पर इस पुली के साथ ऐसे माउंटेड है। ठीक है, दिस इज द कंपाउंड ड्राइव। अब ये चीज कैसे दिखेगी तो अब हम देख लेते हैं टॉप व्यू से। टॉप व्यू देखिएगा इसका पूरे का अरेंजमेंट का क्या दिखेगा। बेल्ट, पहले यहाँ पे बेल्ट और बना दीजिए, यहाँ पे बेल्टिंग और कर दीजिए इसकी। ठीक है, ये चीज इससे बेल्टेड, यहाँ पर ऐसे कुछ, ये ऐसे कुछ, ऐसे ही यहाँ की जो बेल्ट है इसको अलग कलर से दिखाया। ये जो बेल्ट है ये कुछ ऐसे, ये ओपन भी हो सकती है और ये क्रॉस भी हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसकी स्लैट वगैरह मत जाना, बार-बार इस फिगर को ठीक से नहीं बना रहा हूँ, यहाँ से आप कुछ समझ सकते हैं। ठीक है, जब मैं इसका टॉप व्यू देखूंगा तो क्या दिखेगा, तो इसका टॉप व्यू होगा वो कैसा होगा इसको समझो। क्या होगा टॉप व्यू में? ये पुली जो फर्स्ट वाली है ये दिख रही है, ठीक है, दूसरी पुली जो सेकंड वाली है ये दिख रही है ऐसे। ठीक है, इनमें शाफ्ट है, शाफ्ट यहाँ पर ये हो गई, ये वाली शाफ्ट समझे, यहाँ पर ये वाली जो शाफ्ट है वो हो गई ये वाली ऐसे लेंडे दिखा। ठीक है, अब इस पुली पर ये वाली जो पुली है, जो सामने ये वाली दिख रही है आपको पुली, ये पुली यहाँ पर ऐसे जाएगी। ठीक है, ऐसे ही इस पुली के बाद में ये पुली जो यहाँ दिख रही है आपको, ये वाली ये पुली जा रही है। ठीक है, इसकी भी एक पर्टिकुलर शाफ्ट होगी, इसकी भी शाफ्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर बेल्ट और दिखाया था, यहाँ से यहाँ ये वाली बेल्ट जो पहले वाली कनेक्टेड है, ये वाली ये बेल्ट ये दिख रही है, और ये वाली जो बेल्ट है वो ये। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंपाउंड ड्राइव। कंपाउंड ड्राइव में क्या हो रहा है? कंपाउंड ड्राइव में हम रिडक्शन कर रहे हैं, किसका? स्पीड का, या फिर इंक्रीज कर रहे हैं स्पीड को। जैसे कि यहाँ से यहाँ पर एक सिंपल ड्राइव हो गई है यहाँ से यहाँ तक, कि अगर हमने इसकी वेलोसिटी जो हमारी स्लिपिंग अगर है कुछ, ऑब्वियसली स्लिपिंग रहेगी, स्लैक ड्राइव है, ठीक है, तो उसके बेसिस पर हमारे v2 की वैल्यू कुछ मिल रही है। बट अगर मुझे v2 और भी कम चाहिए तो मैं क्या करूंगा, उसी शाफ्ट को उतने ही n से रोटेट करा के यहाँ पर और हायर डाया का एक पुली लगाऊंगा, जिससे कि v2 और ज्यादा कम हो जाए। ठीक है, तो इसलिए स्पीड रिडक्शन का फायदा मिल रहा है मुझे यहाँ पर। ठीक है, या फिर अगर मुझे स्पीड को बढ़ाना है तो मैं यहाँ और कम डाया का बनाऊंगा, फिर यहाँ पर और भी कम डाया का बना के मैं उसकी स्पीड को बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, पावर ट्रांसमिशन ऑलमोस्ट सेम रहेगा इस स्लिप के बेसिस से। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चीज है दैट इज द कंपाउंड ड्राइविंग, कंपाउंड ड्राइव टू ऑब्टेन हायर स्पीड रिडक्शन। नेक्स्ट वन इज द फास्ट एंड लूज पुली ड्राइव। ये क्या होती है इसको समझिएगा। फास्ट एंड लूज पुली ड्राइव,
फास्ट एंड लूज पुली ड्राइव का एक बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म हम यहाँ पर देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक मशीन है, मशीन इन द सेंस ऑफ मोटर, यहाँ पर एक मोटर है, ठीक है। इस मोटर पर हमने मान लीजिए यहाँ पर इस मोटर से जो रोटेशन हो रहा है पुली का ऐसे हो रहा है, समझो इस चीज को, रोटेशन से इसका पुली का ऐसे हो रहा है, ठीक है। अब इस पुली पर एक बेल्ट लगा लो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर, इसको थोड़ा सा यहाँ पर और मैं लेंथी दिखाता हूँ, ठीक है। इस पुली को थोड़ा मैं लेंथी दिखाता हूँ ऐसे, ठीक है। ये शाफ्ट है जो कि यहाँ पर ऐसे दिखती है, ये शाफ्ट है जो कि ऐसे जा रही होगी, ठीक है। अब इस पुली पर बेल्ट माउंट कीजिए, मान लीजिए यहाँ पर एक बेल्ट लगाते हैं आप ऐसे, ये बेल्ट ये उस साइड में पुली पर जा रही होगी। मान लीजिए यहाँ पर आपको आउटकम चाहिए एक शाफ्ट पर यहाँ पर आउटकम चाहिए, ठीक है। यहाँ पर शाफ्ट पर एक आउटकम चाहिए, तो इस शाफ्ट को आपने मशीन से लगा रखा है, सीधी मशीन जो कि हमें आउटकम के तौर पर चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि ये जो एक बेल्ट एक पुली पर लग रही है, ये मान लीजिए एक पुली है, ठीक है। इसका जो की है, समझिएगा, शाफ्ट यहाँ पर किसके साथ कनेक्टेड है। मान लीजिए यहाँ की बात करूंगा तो यहाँ पर इस शाफ्ट से अंदर की साइड से अगर देखा जाए, ठीक है, तो इस शाफ्ट पर जो पुली माउंटेड है वो की कनेक्शन से माउंटेड है। यहाँ पर क्या हो रहा है, की कनेक्शन। तो इस की कनेक्शन के बेसिस पर आपको ये भी दिख रहा होगा कि ये एक दूसरे से ज्वाइंट है, ये एक दूसरे से ज्वाइंट है कि जितनी तेज शाफ्ट घूमेगी वैसे ही आपकी पुली घूमेगी, तो बेल्ट भी वैसे ही घूम रही है। बट अगर यहाँ पर हम की कनेक्शन दे, फर्स्ट वाली शाफ्ट में तो हमने की कनेक्शन दे दिया, इस वाली चीज में तो हमने की कनेक्शन दे दिया जो ग्रीन वाली है, ठीक है, इसमें तो की कनेक्शन दिया। बट एक हमने पुली ऐसी ले ली जिसके अंदर हम की कनेक्शन नहीं दे रहे, मान लीजिए ये इसके अंदर हमने की कनेक्शन नहीं दिया, तो ये वाली चीज हमें कैसे दिखेगी, साइड व्यू इसका ऐसा दिखेगा, इसमें कोई भी की नहीं है, नोट है एनी की, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो और लुब्रिकेशन और दे रखा है बीच में, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं इमेजिन करना, अगर मैं इस बेल्ट को शिफ्ट करा दूं इधर की तरफ ऐसे, तो अब कोई आपके मशीन पर पावर ट्रांसमिट होगी, नो, क्योंकि ये चीज तो सिर्फ रोटेट करती जाएगी मोटर के साथ में। तो कभी कभी क्या होता है कि हम मोटर को डायरेक्टली बंद एंड ओपन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मशीन पर हमें ऐसा जो इंटरमिटेंट टाइप का हमें रोटेशन चाहिए, मतलब कभी तो मशीन चले और कभी रुक जाए, ठीक है, जबकि मोटर जो है वो चलती रहे, ठीक है। अगर ऐसा हमारा अरेंजमेंट है तो हम बार बार मोटर को बंद नहीं करेंगे मशीन को बंद करने के लिए, हम क्या करेंगे, लूज एंड फास्ट पुली का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। यहाँ पर इसको हम बोलते हैं फास्ट पुली, जो कि एग्जैक्टली कनेक्टेड होती है शाफ्ट से, जिसमें पावर ट्रांसमिट 100% हो रहा है उसी हिसाब से। बट अगर हम लूज पुली की बात करें तो यहाँ क्या हुआ, ये कनेक्शन को हमारे ये कनेक्शन को यहाँ पर हटा देती है, ठीक है। तो ये कहलाती है हमारी लूज पुली। क्या हुआ कि जो पावर यहाँ पर मोटर ट्रांसमिट कर रही थी इस शाफ्ट पर, तो शाफ्ट से गई पुली पर, पुली से गई बेल्ट पर बेल्ट क्योंकि इससे कीड कनेक्टेड नहीं है पुली से, पुली शाफ्ट से कीड कनेक्टेड नहीं है, इस वजह से जो पुली पर पावर आ रही है वो शाफ्ट पर नहीं जाएगी, और शाफ्ट नहीं घूमेगी तो मशीन रुक जाएगी, ठीक है। तो यही सेंस हमारा होता है फास्ट एंड लूज पुली का। क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर चाहे तो वर्डिंग देख सकते हैं आप, when driven shaft requires intermittent services, ठीक है। ये अपोजिट भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी हो सकता है कि ड्राइवर को आपने लूज एंड फास्ट पुली लगा दिया, जबकि ड्रिवन पर सिर्फ और सिर्फ फास्ट पुली लगाई हुई है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ड्राइवर से आपकी जो लूज पुली में कनेक्ट कर दूं तो क्या होगा कि ड्राइवर की जो पावर है वो बेल्ट पर नहीं जाएगी, तो ऑब्वियसली फिर से मशीन रुक जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात जो होती है वो होती है स्टेप्ड पुली ड्राइव। स्टेप्ड पुली ड्राइव में क्या होता है, ठीक है, स्टेप्ड पुली ड्राइव को देख लीजिएगा, स्टेप्ड पुली ड्राइव इसमें क्या है, ठीक है। स्टेप्ड पुली ड्राइव इसमें क्या है, ये हमारी लूज पुली या फास्ट पुली की तरह नहीं, यहाँ पर सारे के सारे फास्ट पुली ही है। बस इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मान लीजिए मोटर ये, मान लीजिए मोटर यहाँ पर लगा रखी है, इसकी शाफ्ट ये, शाफ्ट से रिलेटेड एक पुली लग रही होगी यहाँ पर, मान लीजिए पुली ये, ठीक है। इस पुली से एक बेल्ट जा रही होगी, जाने दीजिए, ठीक है। अभी क्या है, मान लीजिए मैं आपसे एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं लेंथी और बना देता हूँ, ठीक है, ऐसे, ठीक। यहाँ पर ये शाफ्ट है हमारे पास, ये देखिए ऐसे जाती है, ठीक है। ये हमारे पास स्टेप्ड पुली होती है, वो यहाँ पर देखिएगा, स्टेप्ड पुली है ऐसे, स्टेप्ड पुली हमारे पास ऐसे, ध्यान से समझिएगा, ये चीज कुछ इस तरह से, ठीक। वो शाफ्ट लगी हुई है, ये शाफ्ट है, ये रही हमारी
ठीक है, मान लीजिए मशीन को आपको आउटपुट शाफ्ट को घुमाना है, तो उसमें क्या होगा, मान लीजिए ये पुली ने आपने बेल्ट यहाँ पर लगा रखी है ऐसे, तो यहाँ पर डायामीटर क्या मिल रहा है, और ये सब फीड कनेक्टेड है, ये कोई लूज पुली नहीं है, ये एक ही पुली है जो क्या है, सिंपल इस तरह से बनी हुई है स्टैकिंग के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास सबसे ऊपर वाला हायर डायमीटर का है, तो उसमें जो वेलोसिटी होगी वो कम मिलेगी। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लूज लोअर डायमीटर पर इसको शिफ्ट करा दें ऐसे करके, लोअर डायमीटर पर इसको शिफ्ट करा दें बेल्ट को, तो क्या होगा, उस सेंस में हमारे पास क्या मिलने वाली है, और कम स्पीड, ऐसे ही फिर कम स्पीड, ऐसे ही और कम स्पीड। तो उस सेंस में क्या होता है कि जो हमारे पास मशीन है वो वेरिएबल स्पीड पर आपका आउटकम देती है। ठीक है, तो वेरिएबल स्पीड इज द राइट टर्मिनोलॉजी फॉर द स्टेप्ड सब स्टेप्ड पुली ड्राइव। ठीक है, टू ऑब्टेन वेरिएबल स्पीड एट द ड्रिवन सब, तो हम यहाँ पर क्या यूज कर लेते हैं, स्टेप्ड पुली। उम्मीद है ये चीज क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर ये सारी पुली फीड कनेक्टेड है, मतलब एक पुली भी आप बना सकते हैं उस सेंस में। ठीक है, बाकी अब हम चलते हैं ओपन वेल ड्राइव की एक्चुअल कैलकुलेशन की तरफ। ठीक है, ओपन वेल ड्राइव क्या होती है। ठीक है, ओपन वेल ड्राइव में आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ ओपन वेल ड्राइव में जो इस तरह से आपको दिख रहा है, उसमें ये जो कॉन्टेक्ट एंगल है, ठीक है, कॉन्टेक्ट एंगल क्या होगा, यहाँ से लेके टेंजेंट डाल रहे हो, ठीक है, यहाँ तक मैंने एक नॉर्मल एक लाइन खींच ली यहाँ पर इस तरह से, ये एक मैंने ऐसी एक रेफरेंस ले लिया, ऐसे ही मैंने यहाँ पर भी एक रेफरेंस ले लिया इस तरह से। ठीक है, अब जरा सोचिएगा कि इसमें ये जो एंगल है मेरे पास, ठीक है, जहां पर ये टेंजेंट जा रहा है, मतलब ये इस पर कनेक्टेड नहीं है, ऐसे ही यहाँ से ये छूट जा रहा है, ऐसे जा रहा है। ठीक है, ऐसे यहाँ से ऐसे जा रहा है, तो ये टेंजेंट जा रहा है इसके ऊपर। ठीक है, फिर बेल्ट इसको टच नहीं कर रही है, पुली को बेल्ट टच नहीं कर रही। यहाँ पर ऐसे ही सिमिलर हो रहा है क्या, कि यहाँ पर पुली यहाँ से अटैच्ड है, यहाँ तक अटैच्ड है, उसके बाद ये चीज यहाँ से अटैच नहीं है, यहाँ से अटैच नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, यहाँ पर भी 90 होगा, तो यहाँ पर भी 90, ऐसे यहाँ पर भी 90 होगा, तो यहाँ पर भी 90। ठीक है, अब ये जो एंगल है, इसको एंगल को मैं बोलता हूँ मान लीजिए बीटा। ठीक है, तो ये एंगल भी सिमिलरली क्या हो जाएगा, बीटा। ठीक है, ये एंगल कितना होगा, यहाँ पर ये, इसकी वैल्यू भी बताते हैं। पहले ये एंगल देखो, ये कितना है 180 डिग्री। ऐसे अगर मैं यहाँ की बात करूँ, ये कितना है 180 डिग्री। अगर मैं इस एंगल को पूछता हूँ आपसे, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि ये एक सीधी लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अगर मैं ये लाइन जो कि है d1 डायमीटर, और मान लीजिए ये है d2 डायमीटर, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इस लाइन को मैंने इसके पैरेलल यहाँ पर बनाया, इसके पैरेलल ये लाइन बनाई, तो ऑब्वियस है यहाँ पर देखेगा कि ये जो है, ये वाली जो ग्रीन वाली लाइन है, उसके परपेंडिकुलर ये है। ठीक है, यहाँ पर जो ये येलो वाली लाइन है, इसी के परपेंडिकुलर लाइन ये हो गई, जो इनके सेंटर को मिला रही है। जो ये येलो वाली लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इसके परपेंडिकुलर लाइन ये हो गई। ठीक है, तो ये हमारे सेंटर लाइन को मिला रही है, इनके बीच में भी एंगल 90 होगा। ऐसे अगर मैं इसको टिल्ट करता हूँ बीटा से, तो ऑब्वियस है ये जो लाइन है, ये कितने से एंगल से टिल्ट होगी, बीटा से, तो ये एंगल भी बीटा हो गया। साथ ही अगर ये बीटा है और इसके बीच में मैं 90 डिग्री बनाता हूं, तो ये कितना होगा, 90 माइनस बीटा, सो दिस विल आउट एज द बीटा। ठीक है, तो ये बीटा है, ये बीटा है, और ये बीटा है। बात क्लियर हो रही है। अगर ये सारे एंगल्स आपके पास बीटा मिल रहे हैं, तो सेंस क्या समझ में आ रहा है मुझे, कि मैं अगर कॉन्टेक्ट एंगल की बात करूं, तो कॉन्टेक्ट एंगल क्या हो जाएगा मेरा, इसको देखिएगा, कॉन्टेक्ट एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ से ये वाला पार्ट कॉन्टेक्ट एंगल हो जाएगा, ये वाला पार्ट, इसे बोलते हैं θ1। ये 1 है, ये 2 है, तो इसे पहले बोलते हैं θ1। सो θ1 इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 पाई माइनस 2 बीटा, है कि नहीं, 2 पाई माइनस 2 बीटा। यहाँ पर θ2 क्या हो जाएगा, θ2 हो जाएगा 2 पाई प्लस 2 बीटा, है ना, ये भी बीटा है, 2 पाई प्लस 2 बीटा, दैट इज द कॉन्टेक्ट एंगल। यहाँ से लेके यहाँ तक का ये है मेरा कॉन्टेक्ट एंगल। ऐसे ही यहाँ से ये वाला एंगल है मेरा कॉन्टेक्ट एंगल, दैट इज द θ1, दैट इज द θ2। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकालनी, तो मुझे बीटा निकालना होगा, तो जरा बीटा निकालिएगा। यहाँ पर अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मैं यहाँ साइन बीटा देखता हूँ किसके अंदर, मान लीजिए ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट है, एग्जांपल के तौर पर। ठीक है, और ये मैंने ले लिया यहाँ पर कोई E पॉइंट। ठीक है, तो जरा सोचिएगा, ट्राइंगल CDE में, ठीक है, फ्रॉम ट्राइंगल CDE में क्या होगा, साइन बीटा। साइन बीटा होगा हमारे पास, ये जो डायमीटर है, ये है हमारा d1/2, r की वैल्यू d1/2, ये कितना है, d2 है। d2 में से अगर मैं d1/2 घटा दूं, तो d2/2 में से d1/2 घटा दूं, तो ये वाला पार्ट बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा। ये पार्ट कितना है मेरा, ये पार्ट है d1 - d2/2। बात क्लियर है।
एंड दैट इज आल्सो द परपेंडिकुलर फॉर दिस ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? CDE में d1 minus d2 by 2 is the perpendicular। हाइपोटेनस क्या है? d से c, d से c सेंटर डिस्टेंस को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा? sin beta इक्वल टू ED, sin beta equal to ED upon DC। So outcome will be the D1 minus D2, D1 minus D2 upon में 2 into यहाँ पर ये क्या बचेगा? C। So sin beta is this, ठीक है, and so beta equal to sin inverse D1 minus D2 divided by 2C। This will be the important relation for the beta, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, हमेशा याद रखिएगा बीटा की वैल्यू। इसी हिसाब से कॉन्टैक्ट एंगल की बात करेंगे, थीटा 1 एंड थीटा 2। आगे मैं बात करूंगा कि जो हमारे पास थीटा 2 का सेंस है, जो हमारे पास थीटा 2 एंड थीटा 1 का सेंस है कि थीटा 1 छोटा है, थीटा 2 बड़ा है, वो हम बात करेंगे t1 by t2 के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई sin इनवर्स d1 minus d2 by 2c। बात यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद ये तो हमारे पास है कॉन्टैक्ट एंगल, ठीक है, ये हमारे पास होगी c की वैल्यू। अगर मैं यहाँ पर लेंथ ऑफ द बेल्ट की बात करूँ तो यहाँ पर डेरिवेशन की बात नहीं कर रहे हैं, सीधे आउटकम की बात कर रहे हैं। लेंथ ऑफ द टोटल बेल्ट, लेंथ ऑफ द टोटल बेल्ट क्या होती है? 2c plus pi by 2 d1 plus d2 plus d1 minus d2 का होल स्क्वायर अपॉन 4c, d1 minus d2 का होल स्क्वायर अपॉन 4c, ठीक है, ओके। एंड दिस आल्सो, ठीक है, एंड सिमिलरली फॉर द क्रॉस बेल्ट ड्राइव, अगर हम यहाँ पर बात करें फॉर द क्रॉस बेल्ट ड्राइव, फॉर द क्रॉस बेल्ट ड्राइव, ठीक, क्रॉस बेल्ट ड्राइव की बात करें तो सिमिलरली यही हमारे पास इस तरह के डायमेंशंस आएंगे। दिस इज आल्सो द बीटा, यहाँ पर ये चीज क्या बन के आएगी? बीटा, ठीक है, ये चीज हमारे लिए क्या हो गई? बीटा एंगल, ठीक है, जो सब्स्टिट्यूट किया है हमने, यहाँ पर ये क्या हो गया? बीटा एंगल। अगर यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट एंगल की बात करें तो कॉन्टैक्ट एंगल यहाँ पर क्या होगा? कॉन्टैक्ट एंगल होगा थीटा 1 इक्वल टू होगा 2 पाई प्लस 2 बीटा। ऐसे ही यहाँ थीटा 2 क्या होगा? 2 पाई प्लस 2 बीटा। सिमिलरली अगर हम इसके रिलेशन की बात यहाँ पर देखते हैं तो रिलेशन क्या करेंगे कि हमारे पास जो ये वाला पार्ट है, इसी पार्ट को हम यहाँ पर ऐसे बढ़ा देंगे, ठीक है। अब देखिएगा सेंटर डिस्टेंसेस मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की है, इसको हमने CD बोल दिया, ठीक है, और इसको हमने E बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल देखेगा, ये जो एंगल होंगे बेसिकली यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस होगी, और ये होगा हमारे पास बीटा, क्योंकि ये बीटा है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो हमारे पास टोटल डिस्टेंस होगी वो होगी d1 plus d2 by 2, है ना, d1 by 2 प्लस d2 by 2, क्योंकि ये वाला पार्ट है d1 by 2 यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला पार्ट है d2 by 2, ओके। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमें d1 plus d2 by 2 मिल गई, और ये डिस्टेंस थी c। सो sin बीटा की वैल्यू हमारी सिमिलरली आ जाएगी, sin बीटा की वैल्यू सिमिलरली आ जाएगी d1 minus d2 by 2। सो बीटा इक्वल टू sin इनवर्स d1 minus d2 by 2c, ठीक है। और इसी हिसाब से हमारे पास जो कॉन्टैक्ट एंगल है वो बन जाएगा 2 पाई प्लस 2 बीटा। यहाँ तक ये क्लियर है? इसी के लिए लेंथ की सिमिलर वैल्यू होती है, याद रखिएगा, लेंथ की सिमिलर वैल्यू होती है 2c प्लस पाई बाय 2 d1 plus d2 plus d1 plus d2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4c। दिस इज द लेंथ फॉर द क्रॉस बेल्ट ड्राइव, दिस इज द लेंथ फॉर द क्रॉस बेल्ट ड्राइव। और साथ ही यहाँ पर एक हमारा आइडल पुली का कॉन्सेप्ट होता है, याद रखिएगा। आइडल पुली का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जितना ज्यादा ओपन बेल्ट ड्राइव में अगर आप सेंटर डिस्टेंसेस को कम करोगे, ध्यान से समझो, ओपन बेल्ट ड्राइव में अगर सेंटर डिस्टेंसेस को आप कम करोगे तो ये जो कॉन्टैक्ट एंगल है ये कम होता जाएगा। तो इस कॉन्टैक्ट एंगल को बढ़ाने के लिए आप क्या करते हो? आइडल पुली लेके चलते हो, जो कि इसकी शेप को ऐसे कर देती है, समझ रहे हो, जो कि इसकी शेप को ऐसे कर देती है, तो कॉन्टैक्ट एंगल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो सो फॉर द शॉर्ट बेल्ट ड्राइव, फॉर द शॉर्ट बेल्ट ड्राइव, शॉर्ट सेंटर डिस्टेंसेस हम क्या करते हैं कि जो हमारी लेंथ है, ठीक है, जो हमारी लेंथ है उसी लेंथ के बेसिस पर हम आइडल पुली का यूज करके और वो कॉन्टैक्ट एंगल बढ़ा देते हैं, जिससे पावर बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लेके चलते हैं आइडल पुली का, ठीक। तो यहाँ पर वर्डिंग देख सकते हैं, यहाँ पर ओपन बेल्ट ड्राइव आर नॉट सुटेबल फॉर द स्मॉलर सेंटर डिस्टेंसेस बट इट इज सुटेबल फॉर द मीडियम सेंटर डिस्टेंसेस। क्लियर? क्योंकि उनका कॉन्टैक्ट एंगल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। कॉन्टैक्ट एंगल अगर हमारा रिड्यूस होगा, ठीक है, तो हमने स्मॉल सेंटर डिस्टेंस के लिए उसे यूज नहीं कर सकते। फॉर स्मॉल सेंटर डिस्टेंसेस हम कौन सी यूज करते हैं? ओपन बेल्ट ड्राइव विद
विद आइडलर पुलिस, ठीक है, विद आइडलर पुलिस, ओके। बट साथ ही हम कौन सी यूज कर सकते हैं और भी, क्लोज बेरेट ड्राइव, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे आगे विद रिस्पेक्ट टू टेंशन बेरेट रेशियो क्या होता है, इन सारी चीजों की हम आगे बात करेंगे, ओके।